हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार मनोज कोचिंग सेंटर में। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आप सब जानते हैं कि आपका इंग्लिश का बोर्ड एग्ज़ाम बेटा 4 फरवरी को प्रस्तावित है और आप सभी विद्यार्थी उसकी तैयारी लगातार बेटा कर रहे हैं। मैं आप सबको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, मैं लगातार आप सबको यूट्यूब पर बेटा इंग्लिश की वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं, जिससे आपके इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा हो और आपके 70 में से 70 नंबर आ सकें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जितनी भी वीडियो आपको लगातार ग्रुप पर यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराई जा रही हैं, उन सभी वीडियो को अच्छे से तैयार करते रहिए और आप यकीन मानिए बेटा, इन वीडियो से कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, रोज में जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उन इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर। आप जितनी भी इस वीडियो में बेटा कराए जाएं, सभी को बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, जिससे आपके पेपर में जब भी इनमें से कोई भी प्रश्न आए तो आप उन्हें अनदेखा ना करें, अर्थात आपसे वो प्रश्न ना छूट पाए। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं बिना देरी किए आज की क्लास। देखें बच्चों, सबसे पहला प्रश्न है बेटा, इन प्रश्नों के नंबर पे आप ना जाएं, ठीक है। इन प्रश्नों के नंबर पर आप ना जाएं, आप केवल क्वेश्चन और आंसर को ध्यान दें, ठीक है। क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है पहला, कह रहे हैं वाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड। इसके नंबर आप मत देखना कि इस पे 7 पढ़ा है, ठीक है बेटा। इंपॉर्टेंट प्रश्न सब कराएं केवल। वाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, क्या मतलब है बेटा इसका। लेंचो ने ईश्वर को पत्र क्यों लिखा। पता होगा बेटा सबको, लेंचो ने ईश्वर को पत्र क्यों लिखा। अब याद रखें बेटा, ये ओ आर और करके आए तो इसका अर्थ होता है अथवा। क्या होता है, अथवा। अगला प्रश्न है व्हाट वाज सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो। ये बेटा 2023 में आया हुआ प्रश्न है। इसका क्या मतलब है, लेंचो के परिवार के लिए एकमात्र उम्मीद क्या थी। लेंचो के परिवार के लिए एकमात्र उम्मीद क्या थी। तो चलिए बेटा इसका आंसर देख लेते हैं। देखें, छोटा सा आंसर है क्योंकि सभी शॉर्ट हैं और आसानी से आपको याद हो जाएंगे। आंसर में कह रहे हैं हेल स्टोन डिस्ट्रॉयड द होल राइप कॉर्न ऑफ लेंचोज फील्ड, अर्थात ओलों ने लेंचो के खेत को पूरी तरह, लेंचो के खेत में खड़ी पकी हुई फसल को पूरी तरह नष्ट कर दिया। हेलस्टोन्स मतलब ओलों ने, डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट कर दिया, होल मतलब पूरी, राइप कॉर्न मतलब होता है पकी हुई फसल, लेंचोज फील्ड मतलब लेंचो के खेतों में। लेंचो के खेतों में खड़ी पकी हुई फसल को ओलों ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया। ही वॉज डिस्ट्रेस्ड, इस बात को लेकर, डिस्ट्रेस्ड मतलब वह काफ़ी दुखी था। डेट दे वुड हैव नो कॉर्न डेट ईयर, और इस वर्ष उन्हें कुछ भी अनाज नहीं मिलेगा। इस वर्ष उन्हें कुछ भी अनाज नहीं मिलेगा। अगले कह रहे हैं बेटा लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड, लेकिन जो लेंचो था उसे ईश्वर में दृढ़ विश्वास था, पूरा विश्वास था, पक्का विश्वास था। फेथ मतलब होता है बेटा विश्वास, गॉड मतलब भगवान में पक्का विश्वास था। अगले देखते हैं बेटा, ही पिंड ऑल हिज होप्स इन गॉड। ही पिंड, उसने अपनी सारी आशाएं ईश्वर पर केंद्रित कर दी थी, या उसकी सभी आशाएं जो थीं वो केवल ईश्वर थे, यानी भगवान थे, ठीक है। उसे पूरा उम्मीद था, उसे पूरी उम्मीद थी कि अब कोई मदद करे ना करे लेकिन भगवान मदद अवश्य करेंगे। पूरी उम्मीद थी बेटा उसे भगवान पर। चलिए अगले देखते हैं, गॉड सी एवरीथिंग, कि भगवान सब कुछ देखता है। उसे क्या उम्मीद थी कि भगवान सब कुछ देखता है, यानी हर चीज़, या ईश्वर की नज़र हर चीज़ पर रहती है। अगले देखते हैं, ही हेल्प्स मैन डिस्ट्रेस्ड, वह मुसीबत में आदमी की क्या करता है, सहायता करता है। ही आल्सो, अगले देखते हैं बेटा, ध्यान से देखें थोड़ा, देखते हैं बेटा अगले, अगले क्या कह रहे हैं ध्यान से देखें। फिर अगले कह रहे हैं सी वॉट इज हिडन इन मैंस conscience, Lencho had only one hope, and it was the help of God. So he wrote a letter to God. अब देखिए ध्यान से, प्रश्न क्या था मेरे प्यारे बच्चों, फिर से समझ लें अच्छे से क्योंकि ये थोड़ा दूर पड़ गया, दिखने में आसानी होगा। प्रश्न क्या था जरा ध्यान से समझेंगे।
एक एक प्रश्न आप लोग याद कर लें अच्छे से। देखिए लास्ट लाइन क्या थी, ही हेल्प्स मैन इन डिस्ट्रेस, मतलब वह मुसीबत में आदमियों की क्या करता है, मनुष्यों की सहायता करता है। कौन? गॉड। ही आल्सो, अब देखते हैं बेटा अगले, ध्यान से देखो, ही आल्सो सीम्स, ही आल्सो सीम्स व्हाट इज हिडन मैन्स कंसेंस, वह आदमी की आत्मा में क्या छिपा है ये भी देखता है। कौन? ईश्वर, भगवान। लेंचो हैड ओनली वन होप, लेंचो के पास या लेंचो की केवल एक ही आशा थी, एंड इट वॉज द हेल्प ऑफ गॉड, और वह थी भगवान से मिलने वाली सहायता। सो मतलब इसलिए ही रोट ए लेटर टू गॉड, इसीलिए उसने एक पत्र लिखा था, और किसके लिए? गॉड को, इसीलिए उसने एक गॉड को पत्र लिखा था। चलिए बेटा अगले देख लेते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इसे अच्छे से आप देखकर जाएंगे। देखें अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से, कह रहे हैं वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड द मनी टू लेंचो, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू पोस्ट लेंचो, वाई डज द साइन द लेटर गॉड, अर्थात क्या मतलब है, पोस्ट मास्टर लेंचो को धन क्यों भेजता है, पत्र पर वह ईश्वर हस्ताक्षर क्यों करता है। वो इसलिए करता है जिससे उसको ये लगे कि ये पत्र जो है वो किसने भेजा है, ईश्वर ने भेजा है, इसीलिए उस पत्र पर क्या करता है, ईश्वर नाम के हस्ताक्षर करता है। या फिर बेटा ये या का अर्थ जानते हो क्या होता है, चाहे तो आपका ये वाला प्रश्न है बेटा, और चाहे तो ये प्रश्न है, आंसर आपको एक ही लिखना है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहे हैं वाई डिड पोस्ट मास्टर सेंड ए रिप्लाई टू लेंचोज फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड, अर्थात लेंचो द्वारा ईश्वर को लिखे प्रथम पत्र का पोस्ट मास्टर ने जवाब क्यों भेजा। पहला जो पत्र लिखा था तो उसका जवाब पोस्ट मास्टर ने क्यों भेजा। तो चलिए इसका आंसर जान लेते हैं, छोटा सा आंसर है बिल्कुल। कह रहे हैं द पोस्ट मास्टर सेंड द मनी टू लेंचो बिकॉज ही डज नॉट वांट टू सेक लेंचोज फैथ इन गॉड, अर्थात क्या मतलब है, पोस्ट मास्टर लेंचो को धन इसलिए भेजता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि लेंचो का विश्वास ईश्वर के प्रति कम हो। ठीक है, देखो डज नॉट वांट टू सेक लेंचो फैथ इन गॉड, वह नहीं चाहता कि लेंचो का जो विश्वास है भगवान के ऊपर वो कम हो, इसीलिए वो क्या करता है, सेंड द मनी, पैसे भेजता है। ही साइन द लेटर गॉड, वह गॉड नाम के साइन करता है, बिकॉज मतलब क्योंकि ही डज नॉट वांट, वह नहीं चाहता, लेंचोज टू नो, लेंचो जाने कि डेट ही हैज़ नॉट सेंड द मनी नॉट गॉड, कि वह नहीं चाहता कि, क्योंकि वह नहीं चाहता कि लेंचो को ये पता लगे कि धन उसने भेजा है, ईश्वर ने नहीं, इसीलिए वो गॉड नाम के सिग्नेचर करता है, जिससे लेंचो को ये पता चले कि ये धन स्वयं ईश्वर ने ही भेजा है। चलिए बेटा देखिए हिंदी बता रहा हूँ मैं सभी की, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है बेटा, ये एक एक लाइन को आप अच्छे से समझेंगे बेटा, एक एक लाइन का अर्थ बताया गया है और अच्छे से आप इन्हें याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है बेटा हाउ डिड लेंचो रिएक्ट आफ्टर द काउंटिंग मनी, अर्थात धनराशि गिनने के बाद लेंचो ने किस प्रकार की प्रतिक्रिया दी। धनराशि मतलब रुपए जो धन मिला था उसे, जो पोस्ट मास्टर ने भेजा था उसे गिनने के बाद उसकी कैसी प्रतिक्रिया हुई। तो अथवा करके एक और आ सकता है, कोई सा भी है बेटा, उत्तर ही लिखना है इन तीन में से। व्हाट वाज लेंचो रिमार्क फॉर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, अर्थात डाक खाने के कर्मचारियों के लिए लेंचो की क्या टिप्पणी थी। अब उसे लगा कि डाक खाने के जो हैं कर्मचारियों ने गड़बड़ किया है। फिर बेटा ओ आर और है मतलब अथवा, ये सभी अथवा होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं तीसरे में क्या आ रहा है प्रश्न में, कह रहे हैं वाई डिड लेंचो कॉल द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस इन हिज लेटर टू गॉड, अर्थात अपने ईश्वर को लिखे पत्र में लेंचो ने डाकघर के कर्मचारियों को क्या कहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये प्रश्न घुमाकर भी आ सकता है कि क्या कहा, आप उसकी हिंदी निकालने की थोड़ी कोशिश करना। तो आंसर देखें, कह रहे हैं आफ्टर काउंटिंग मनी, पैसों को गिनने के बाद, लेंचो वीकम वेरी एंग्री, लेंचो बहुत क्रोधित हो गया। ही टुक पेपर एंड इंक, उसने पेपर और इंक लिया या ली, एंड रोट और लिखा, एनोदर लेटर दूसरा पत्र, इन विच ही ब्लेम्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज डेट दे हैड एम्ब्लेज्ड हिज 30 पैसेस, और उसने दूसरे पत्र में क्या लिखा, उसने डाकखाने के कर्मचारियों पर उसके 30 पैसों को गबन करने का आरोप लगाया। 30 पैसे, क्योंकि उसने 100 मांगे थे मिले थे 70, तो 30 पैसे के गबन करने का आरोप लगाया। ही कॉल्ड दैम अ बंच ऑफ क्रूक्स,
ही कॉल्ड दैम अ बंच ऑफ क्रूक्स, उसने उन्हें बदमाशों का एक झुंड बताया। उसने उन्हें बदमाशों का एक झुंड बताया। चलिए बेटा, समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं बताओ, सभी समझ में आ रहे हैं? ठीक है, अगला देखते हैं। ये सभी प्रश्न बेटा आए हुए हैं। 11वां कह रहे हैं वाई डिड लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, यानी जब लेंचो को पत्र मिला तो वो गुस्सा क्यों हो गया। देखो ये सब बेटा आए हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल सरल भाषा में आंसर है, बिल्कुल आप देख कर याद कर सकते हो, ठीक है, 2 बार वीडियो देखो याद हो जाएगा। ओ आर और लिखा हुआ है यानी अथवा। फिर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं व्हाट मेड लेंचो एंग्री, व्हाट मेड लेंचो एंग्री, अर्थात लेंचो को गुस्सा क्यों आया, लेंचो को गुस्सा क्यों आया। तो चलिए, गुस्सा आने की तो बात भी थी, आप सबको पता है क्या बात थी, ठीक है, अरे लड़ाई नहीं हो गई थी पागलों। चलिए देख लेते हैं लेंचो को गुस्सा क्यों आया। कह रहे हैं व्हेन लेंचो रिसीव द लेटर, जब लेंचो ने पत्र प्राप्त किया, एंड काउंटेड द मनी, और उसमें जो रुपए थे उनको गिना, या धनराशि या धन को गिना, ही बिकम वेरी एंग्री, वो बहुत क्रोधित हो गया, बहुत गुस्से में होगा। क्यों? क्योंकि इट वॉज बिकॉज देयर वर ओनली 70 पैसेस इन द एनवलप, क्योंकि उस लिफाफे में केवल 70 पैसे थे। कितने थे बेटा? केवल 70 पैसेस अर्थात 70 पैसे थे। वेरेज, जबकि ही आस्क्ड फॉर 100 पैसेस फ्रॉम गॉड, जबकि उसने ईश्वर से 100 पैसे मांगे थे, यानी 100 पैसे मांगे थे। ही सस्पेक्टेड, ही सस्पेक्टेड, उसे संदेह था, क्या था, कि डैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, कि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, हैड टेकन रेस्ट ऑफ द मनी, बची हुई धनराशि इन्होंने क्या कर ली है, कर्मचारियों ने ले ली है। बची हुई या बाकी जो धनराशि है वो 30 पैसे जो बचे हैं वो कर्मचारियों ने ले लिए हैं इस पोस्ट ऑफिस के। तो बेटा अच्छा लग रहा है ना? अगर अच्छे लगते हो एक भी आंसर तो लाइक कर दिया करो वीडियो को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखें बेटा, एक एक सरल प्रश्न लिए गए हैं और इतने सिंपल हैं बेटा कि इन्हें आसानी से आप याद कर सकते हैं, बस ज़रूरत है तो आपको मेहनत से और अच्छे से पढ़ने की, ठीक है। तो चलिए ज़रा देख लेते हैं। कह रहे हैं हु इज़ द ब्रेव मैन अकॉर्डिंग टू मिस्टर मंडेला, अर्थात मिस्टर मंडेला के अनुसार बहादुर व्यक्ति कौन है। तो चलिए देखते हैं। आंसर में कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार, द ब्रेव मैन इज नॉट द वन हु हैज़ नो फियर, बहादुर व्यक्ति वह नहीं है जिसे कोई डर नहीं है, बट मतलब लेकिन, डेट वन हु हैज़ फियर एंड हु कनक्योर हिज फियर, अर्थात लेकिन वह व्यक्ति है जिसे डर है और अपने डर पर विजय प्राप्त करना चाहता है। कह रहे हैं मंडेला के अनुसार वह व्यक्ति बहादुर नहीं है जिसे किसी चीज का डर नहीं है, बल्कि लेकिन वह व्यक्ति है जिसे डर है और अपने डर पर विजय प्राप्त करना चाहता है, अर्थात वो जीतना चाहता है। ही डेवलप्स करेज टू ओवरकम हिज फियर, अर्थात वह अपने डर पर विजय प्राप्त करने के लिए साहस विकसित करता है। क्या विकसित करता है बेटा? करेज, अर्थात साहस विकसित करता है, हिम्मत दिखाता है। तो वो व्यक्ति कौन है? मंडेला के अनुसार बहादुर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। छोटे छोटे से प्रश्न है, आसानी से 2 घंटे में आप याद कर सकते हो। क्या है बेटा? हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, मंडेला के अनुसार कौन आज़ाद नहीं है? मंडेला के अनुसार कौन आज़ाद नहीं है? तो देख लेते हैं। आंसर में कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार, ए मैन हु टेक्स अवे फ्रीडम ऑफ अदर पर्सन, अर्थात दूसरे व्यक्ति की आज़ादी छीनने वाला व्यक्ति आज़ाद नहीं होता, अर्थात इज नॉट फ्री। ए मैन हु टेक्स अवे द फ्रीडम ऑफ अदर पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे की आज़ादी छीनता है, इज नॉट फ्री, वह आज़ाद नहीं हो सकता, वह आज़ाद नहीं होता। अगले देखते हैं। हे इज प्रिजनर ऑफ हार्टेड, वह घृणा का कैदी होता है। हे इज लॉक्ड बिहाइंड द वार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस, अर्थात क्या है बेटा इसका मतलब? वह पूर्वग्रह एंड संकीर्ण विचारधाराओं के पिंजरे में कैद होता है, ठीक है। अगले देखते हैं। ए मैन हु फ्रीडम इज टेकन अवे इज आल्सो नॉट फ्री, अर्थात वह व्यक्ति जिसकी आज़ादी छीनी जा चुकी है वह भी
आज़ाद नहीं होता। ए मैन हुज फ्रीडम इज टेकन अवे इज नॉट आल्सो नॉट फ्री। जिसकी आज़ादी छीनी जा चुकी है वह भी आज़ाद नहीं है। तो इसे आप अच्छे से याद कर लेंगे बेटा। नेक्स्ट है बेटा, ध्यान से देखें, ये भी बहुत अच्छा सा प्रश्न है बेटा, और आप देख सकते हैं ये भी आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है, कह रहे हैं व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन, अर्थात मंडेला की राय में किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है। बेटा कोई राष्ट्र है उसकी सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है मंडेला के अनुसार, देखते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आंसर में क्या हो जाएगा, इन मंडेलाज ओपिनियन द ग्रेटेस्ट एंड रियल वेल्थ ऑफ नेशन इज इट्स पीपल। अर्थात क्या कह रहे हैं कि किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी और वास्तविक संपत्ति उसके लोग होते हैं। इट्स पीपल, उसके लोग होते हैं। दे आर फाइनर देन द प्यूरेस्ट डायमंड्स, और वो क्या होते हैं, लोग होते ही होते हैं, और उसके बाद में वे शुद्ध हीरो की अपेक्षा अधिक महीन होते हैं। जो कह रहे हैं दे आर फाइनर देन ए प्यूरेस्ट डायमंड, वे शुद्ध किसकी अपेक्षा, हीरे, हीरे तो जानते होगे बेटा, वे शुद्धतम हीरो की अपेक्षा अधिक महीन होते हैं। इट इज द पीपल ऑफ ए नेशन दैट सैक्रिफाइस देयर लिप्स एंड टॉयल हार्ड टू मेक देयर कंट्री ग्रेट। अर्थात ये किसी भी देश के लोग हो सकते हैं जो अपने देश को महान बनाने के लिए बलिदान करते हैं तथा हार्ड वर्क यानी कठिन परिश्रम करते हैं। अपने देश को अगले ले जाने के लिए ये बलिदान भी दे सकते हैं और क्या कर सकते हैं, कठिन परिश्रम कर सकते हैं। इसीलिए जो मंडेला के अनुसार होते हैं वो राष्ट्र की, देश की सबसे बड़ी संपत्ति वहाँ के लोग होते हैं। चलिए बेटा अगला प्रश्न देख लेते हैं, ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न के लिए, ये भी बेटा काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो जरा ध्यान से समझें। अगला प्रश्न कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज फ्रीडम। नेल्सन मंडेला के अनुसार स्वतंत्रता क्या है। फिर है बेटा और यानी अथवा, कह रहे हैं व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम फॉर मंडेला, अर्थात मंडेला के लिए आज़ादी का क्या अर्थ है। फिर बेटा अगला प्रश्न है, कह रहे हैं व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेलाज इज ट्रू फ्रीडम, अर्थात मंडेला के अनुसार सच्ची आज़ादी क्या है। और आप देख सकते हैं ये बेटा कितने वर्ष आया वो प्रश्न है। इन तीन में से कोई भी प्रश्न आए आंसर आपको सिर्फ वही देना है जो इसके नीचे लिखा गया है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं, देखो कितना छोटा सा आंसर है, आसानी से याद हो जाएगा। कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला के अनुसार फ्रीडम इज अ स्टेट ऑफ द पर्सन टू एंजॉय हिज राइट टू लिव, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन etc विदाउट हिंड्रेंस। अर्थात क्या है इसका मतलब, नेल्सन मंडेला के अनुसार स्वतंत्रता मानव की वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत उसे बिना किसी अड़चन के रहने, रोजगार, शिक्षा, व्यवसाय आदि प्राप्त करने का अधिकार है। देखो क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला के अनुसार फ्रीडम इज ए स्टेट ऑफ अ पर्सन इंजॉय, अर्थात क्या है इसका मतलब, बिना किसी अड़चन के रहना, खुशी से रहना। फिर एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार, काम मिले, एजुकेशन मतलब शिक्षा मिले, ऑक्यूपेशंस व्यवसाय, विदाउट हिंड्रेंस बिना किसी किसके अड़चन के, ये सब कुछ मिले तो समझो वही एक सच्ची आज़ादी है। चलिए देखते हैं बेटा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 1 है, जरा ध्यान से समझेंगे, और ये काफ़ी अच्छा बेटा प्रश्न है, पेपर में आने के ज़्यादा चांस इसके हैं। कह रहे हैं वाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, अर्थात युवा जो सीगल था उड़ने से क्यों डरता था। आपको पता है समुद्र के उड़ने की कहानी थी इसमें, कि समुद्र में मछलियाँ खाने के लिए जो उड़ते हैं पक्षी। वाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, अर्थात युवा सीगल उड़ने से क्यों डरता था। चलिए इसका आंसर जान लेते हैं, छोटा सा आंसर है बेटा, फियर्स डज नॉट एग्जिस्ट एनी वेयर एल्स अदर देन इन वंस माइंड, अर्थात करें डर व्यक्ति के मन के अलावा कहीं और मौजूद नहीं होता। डर जो होता है बेटा वो व्यक्ति के मन में होता है। ठीक है, तो डर जो है वो व्यक्ति के मन के अलावा कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करता, कहीं पर भी उपस्थित नहीं होता है। दिस स्टेटमेंट फिट्स विथ कंडीशन ऑफ बेबी सीगल। ठीक है, तो क्या मतलब है इसका, कह रहे हैं यह कथन बेबी मतलब बच्चा सीगल की उपस्थिति पर बिल्कुल सटीक बैठता है, बिल्कुल फिट बैठता है। हु वाज कैपेबल ऑफ फ्लाइंग वट फियर्ड, क्या है जो उड़ने में सक्षम था लेकिन वट फियर्ड लेकिन डरता था, उड़ सकता था लेकिन फिर भी वो डरता था। डैट हिज विंग्स विल नॉट सपोर्ट हिज बॉडी, उसके जो पंख थे
उसके पंख थे, उसके शरीर का वजन नहीं सपोर्ट कर रहे थे। इट वॉज मियर हिज फियर, अर्थात ये केवल उसका डर था, ये केवल उसका डर था और कुछ भी नहीं था, क्योंकि सब कुछ वो उड़ भी सकता था, सब कुछ कर सकता था, लेकिन फिर भी उसके मन में एक ऐसा डर था जिसे वो जल्दी निकाल नहीं पा रहा था। ठीक है बेटा, चलिए अगले देखते हैं। अगला प्रश्न समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखें। ये सभी प्रश्न बेटा बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और यही प्रश्न को आप तैयार करके चले जाएं और आसानी से आपका पूरा पेपर फंस जाएगा। देख लेते हैं बेटा, सबकी मैं इसीलिए हिंदी बता रहा हूँ जिससे आसानी से आप इसे याद कर सकें। अगला प्रश्न है, डिस्क्राइब अबाउट एन फ्रैंक अर्ली एजुकेशन। डिस्क्राइब अबाउट एन फ्रैंक अर्ली एजुकेशन, अर्थात एन फ्रैंक की प्रारंभिक शिक्षा के विषय में बताइए कि उसकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी, इसके विषय में आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। आंसर में कह रहे हैं, एन स्टार्टेड हर अर्ली एजुकेशन एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल इन हॉलैंड, अर्थात एन की प्रारंभिक शिक्षा मोंटेसरी नर्सरी स्कूल हॉलैंड में हुई थी। ठीक है, सी स्टेड देयर, सी स्टेड देयर का अर्थ क्या होता है? सी स्टेड देयर सी वाज 6, अर्थात जब वह 6 साल की थी या 6 वर्ष की आयु में प्राप्त करने तक वह वहाँ रही थी। 6 वर्ष की आयु जब तक उसकी हुई थी तब तक वो वहाँ रही थी। कहाँ? हॉलैंड में रही थी। सी, हाँ, फिर अगले देखते हैं। सी देन मतलब तब या जब या उस समय, कुछ भी कह सकते हो बेटा। ठीक है, करें सी स्टार्टेड इन द फर्स्ट फ्रॉम, उस समय उसकी पहली कक्षा में क्या हुई थी? पढ़ाई शुरू हुई थी। इन द 6th ग्रेड, अर्थात 6ठी कक्षा में। हर टीचर, उसकी टीचर वास मिसेस, उसकी 6ठी कक्षा में उसकी टीचर मिसेस कूपरस। क्या है बेटा? कूपरस। हाँ, जब वो क्या थी बेटा? जब वो 6ठी कक्षा में थी तो उसकी अध्यापिका क्या थी बेटा? तो उसकी अध्यापिका थी कूपरस, श्रीमती कूपरस थी। सी वाज द हेड मिस्ट्रेस, अर्थात वह प्रधान अध्यापिका थी। आफ्टर हर 6th ग्रेड, 6ठी कक्षा के बाद, सी चेंज्ड हर स्कूल, उसने अपना स्कूल बदल दिया। 6ठी कक्षा के बाद उसने अपना स्कूल बदल दिया। किसने? एन फ्रैंक ने। ठीक है, एन फ्रैंक ने। चलिए बेटा देखते हैं अगला प्रश्न। तो इस प्रकार से आप पता चल गया कि उसकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये भी बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हु वाज एन फ्रैंक, वेयर डिड सी राइट डायरी। एन फ्रैंक कौन थी? उसने डायरी कहाँ लिखी थी? वेयर डिड सी राइट अ डायरी, उसने डायरी कहाँ लिखी थी? देखिए बेटा आंसर, कह रहे हैं एन फ्रैंक वाज ए 13 ईयर्स ओल्ड जर्मन बॉर्न जूइश गर्ल, अर्थात एन फ्रैंक एक 13 वर्षीय जर्मनी में पैदा हुई यहूदी लड़की थी। ये जूइश गर्ल का मतलब होता है यहूदी लड़की थी। कहाँ पैदा हुई थी? जर्मनी में हुई थी। ठीक है, 13 वर्ष की लड़की थी, अब जो 13 वर्ष की हो चुकी है, यहूदी लड़की थी। सी रोट अ डायरी, उसने एक डायरी लिखी। कब? वैन मतलब जब। सी अलोंग विथ हर फैमिली, जब वह अपने परिवार व एंड 4 फ्रेंड्स, और उसके 4 मित्र थे, याद रखें 4 मित्रों वर हेडिंग के साथ, किसमें? अमस्टरडेम, अमस्टरडेम, अमस्टरडेम में छिपी थी। उसने एक डायरी लिखी जब वह अपने परिवार व 4 मित्रों के साथ अमस्टरडेम में छिपी थी। छिपी थी मतलब रहती थी, जो भी है। इट वॉज द टाइम वेन जर्मनी, इट वॉज द टाइम ऑफ जर्मनी वाज ऑक्यूपाइंग नीदरलैंड इन द वर्ल्ड वार सेकेंड, अर्थात इस समय द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी नीदरलैंड पर कब्जा कर रहा था। जब उसने डायरी लिखी थी तब की बात है। अब देख सकते हो यहाँ पर, अगर उसके मित्र पूछे हैं तो 4, और जो इस गर्ल है वो, ठीक है, यहूदी लड़की। चलिए बेटा, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, व्हाट डज एनी फ्रैंक से अबाउट हर फैमिली। अपने परिवार के बारे में एन फ्रैंक क्या बताती है या क्या कहती है? और अथवा करके अगला प्रश्न आएगा, व्हाट डज एन फ्रैंक से अबाउट हर फादर एंड ग्रैंड मदर इन हर डायरी। एन फ्रैंक अपने पिता और दादी जी के बारे में अपनी डायरी में क्या कहती हैं? एन फ्रैंक अपने पिता और दादी जी के बारे में अपनी डायरी में क्या कहती है? बताओ क्या कहती है। तो चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं बेटा। शॉर्ट आंसर है ये सभी, ठीक है। आंसर में कह रहे हैं एन फ्रैंक स्पीक हाईली ऑफ हर फैमिली, अर्थात एन फ्रैंक अपने परिवार के बारे में खुलकर बताती है, सब कुछ बताती है। सी सेज डैट शी हैज़
लविंग पेरेंट्स। वह कहती है कि उसके बहुत ही प्यारे कौन है पेरेंट्स, माता पिता हैं। हर फादर ए क्या है बेटा, एडोरेबल, एडोरेबल अर्थात उसके पिता एक बहुत ही प्रशंसनीय। सी हैज़ अ 16 ईयर्स ओल्ड और उसकी 16 साल की क्या है, एक सिस्टर है जिसका नाम है मार्गॉट, उसकी बहन है। तो याद रखें बेटा, यहाँ से टिक वाले भी बन सकते हैं कि उसकी बहन का क्या नाम था, तो मार्गॉट कितने साल की, 16 साल की। सी आल्सो लव्ड हर, सी आल्सो लव्ड हर क्या मतलब है, वह अपनी दादी को भी, ग्रैंड मदर मतलब दादी को भी प्यार करती है। एंड ऑफन रिमेंबर्ड हर और उन्हें याद करती है, वह अपनी दादी को प्यार करती है और उन्हें याद करती है। सी लिट ए कैंडल ऑन हर बर्थडे फॉर हर, उनके जन्मदिन पर वह एक मोमबत्ती जलाती है। देर आर अबाउट 30 पीपल्स होम सी कैन कॉल फ्रेंड्स, ठीक है, उसके पास लगभग 30 लोग हैं जिन्हें वह अपना मित्र कह सकती है। सी हैज़ लविंग आंट्स एंड अ गुड होम्स अर्थात उसकी प्यारी प्यारी चाचियां हैं, आंट्स मतलब चाचियां हैं, एंड मतलब और एक गुड होम टू और एक सुंदर घर भी है। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जवाब, जिसमें पूछा गया था अपने परिवार के बारे में एन या एन फ्रैंक क्या बताती है, या दूसरा था एन फ्रैंक अपने पिता और दादी जी के बारे में डायरी में क्या बताती है। तो वो सभी अपने पिताजी, चाची, दादी, फ्रेंड्स, परिवार सबके विषय में उसने इसमें बता दिया है। चलिए बेटा अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो कि एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, बस आपको ज़रूरत है तो इन सब को अच्छे से पढ़ने की, जिससे कोई भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में ना छूट जाए। ठीक है, प्रश्न है बेटा, व्हाट डू द वर्ड्स फेडर एंड कवाई स्टैंड फॉर इन द लेसन ए बेकर फ्रॉम गोवा अर्थात ए बेकर फ्रॉम गोवा नामक पाठ में फेडर और कवाई शब्द किन के लिए प्रयोग किए गए हैं। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, इस बार के लिए ध्यान रखना। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर में कह रहे हैं इन द लेसन ए बेकर फ्रॉम गोवा अर्थात ए बेकर फ्रॉम गोवा पाठ में क्या चीज़, द वर्ड पैडर, जो पैडर जो शब्द है, स्टैंड फॉर बेकर एंड कवाई स्टैंड फॉर बेकर, यानी जो पैडर है वो पाए बनाने वाले को कहा जाता है, जो पाव बनाता था, पाव डबल रोटी ऐसा जो भी, वो पाव कहते नहीं है। तो पैडर जो है वो पाव बनाने वाले को कहा जाता था। एंड कवाई वाज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन द टू रीचिंग डाउन टू द नीज और जो कवई था, कवाई या कवई पढ़ लो, कवई एक कपड़े के टुकड़े की लंबी फ्रॉक होती थी जो घुटनों तक जाती थी, नी घुटनों तक पहुंचती थी। ए पेसुलियर ड्रेस वॉर बाय द बेकर इन गोवा अर्थात जो अलग तरह की होती थी जिसे बेकर लोग पहनते थे। तो आप समझ गए होंगे, पेडर जो है और कवई जो है, पेडर जो होता था वो इंसान से कहते थे जो पाव बनाता था, और कवई होता था एक ड्रेस जो वो पहनता था, जो इतनी लंबी होती थी बिल्कुल पैर के घुटनों तक पहुंचती थी और एक विचित्र प्रकार की ड्रेस होती थी। बताओ बच्चों समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखें ये प्रश्न बेटा कई बार आया हुआ प्रश्न है और सबसे छोटा प्रश्न है पूरे प्रोज में, और ये प्रश्न अनेक वर्ष बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। क्या है जरा देख लो। व्हाट इज कूर्ग फेमस फॉर, व्हाट इज कूर्ग फेमस फॉर, ये कई बार बेटा प्रश्न आया, एक दो बार नहीं, कई बार। आप देख सकते हैं 22 में भी आया था, 23 में भी। अर्थात कूर्ग किसके लिए जाना जाता है। फिर बेटा अगर अथवा करके आपका आ रहा है, देखो व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ कूर्ग अर्थात कुर्ग की मुख्य फसल क्या थी। कुर्ग, सॉरी बेटा कुर्ग है, कुर्ग नहीं, कुर्ग भी पढ़ सकते हो, डबल ओ है बेटा। कुर्ग की मुख्य फसल क्या है बताओ, ये भी 2022 में। तो आंसर क्या लिखेंगे बेटा, कुर्ग इज फेमस फॉर कॉफ़ी, कुर्ग इज फेमस फॉर कॉफ़ी। कुर्ग जो है वो कॉफ़ी के लिए, और रेन फॉरेस्ट मतलब होता है वर्षा के वनों के लिए, एंड स्पाइसेस और मसालों के लिए जाना जाता है। कुर्ग इज फेमस फॉर कॉफीज, रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। कुर्ग जो होता है वो कॉफ़ी के लिए, वर्षा के वनों के लिए, मसालों के लिए जाना जाता है। इट्स मेन क्रॉप इज कॉफ़ी, और यहाँ की जो मुख्य फसल है वो कॉफ़ी है। तो कुर्ग की अगर बेटा ऑब्जेक्टिव में भी मुख्य फसल पूछेगा तो किस पे लगाओगे आप, कॉफ़ी पे लगाओगे। चलिए बेटा अगले देख लेते हैं 16वें नंबर का प्रश्न, ध्यान से देखेंगे क्या कह रहे हैं बेटा प्रश्न में। विशेष रूप से आप ध्यान से देखें बेटा, गलत नहीं होगा आपका, ठीक है, पर ध्यान से देखना। क्या है, वेयर वर राजवीर एंड प्रांजल गोइंग एंड वाई, मतलब प्रांजल और राजवीर कहाँ जा रहे थे और क्यों जा रहे थे।
बेटा प्रोज में पूरे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे वो सभी मैंने इस एक ही वीडियो में आपको करा दिए गए हैं। इन सभी प्रश्नों को अच्छे से आप तैयार कर लेंगे तो प्रोज का एक भी नहीं बचेगा बेटा, ठीक है। जितनी वीडियो भेजी जा रही है आप उसे अच्छे से तैयार कर लें, एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आप बोर्ड एग्जाम में छोड़ के आए। 70 में 70 का आप करके आएंगे। वेयर वर राजवीर एंड प्रांजल गोइंग एंड वाई, प्रांजल और राजवीर कहाँ जा रहे थे और क्यों जा रहे थे। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों ओ आर मतलब अथवा, अथवा में क्या कह रहे हैं जरा ध्यान से देखेंगे। कह रहे हैं वेयर वर प्रांजल एंड राजवीर गोइंग, प्रांजल और राजवीर कहाँ जा रहे थे। व्हाट वाज प्रांजल्स फादर देयर, और प्रांजल के पिता वहाँ क्या थे, प्रांजल के पिता वहाँ पर क्या थे। तो ये मेरे प्यारे बच्चों दो प्रश्न हैं जिनके जवाब बहुत ही अच्छे हैं और आपको अच्छी तरह से बेटा याद करना है। तो चलिए इसका जवाब देख लेते हैं। एक बहुत ही अच्छा सा जवाब है जिसे आप 2 मिनट के अंदर याद कर सकते हैं। क्या है जरा देख लो आंसर में। कह रहे हैं प्रांजल्स एंड राजवीर वर गोइंग टू असम फ्रॉम दिल्ली, प्रांजल और राजवीर दिल्ली से असम जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे बेटा, दिल्ली से असम जा रहे थे। दिल्ली से कहाँ जा रहे थे, असम। प्रांजल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ टी गार्डन इन अपर, चलो यहाँ तक पहले देखते हैं। प्रांजल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ टी गार्डन, प्रांजल के पिता जो थे असम की एक चाय बागान के क्या थे, प्रबंधक थे यानी मैनेजर थे। इन अपर आसाम, जो उच्च जो ऊपरी असम के एक बागान था उसके क्या थे, प्रबंधक थे। एंड ही हैड इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन, और उन्होंने प्रांजल ने राजवीर को गर्मी की छुट्टियों में अपने घर आने का क्या दिया था, निमंत्रण दिया था, इनवाइट किया था, ठीक है। तो ध्यान रखें किसमें, समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टियों में। राजवीर को गर्मियों की छुट्टियों में किसने निमंत्रण दिया था, प्रांजल ने। प्रांजल ने कहा था तुम्हारे स्कूल की छुट्टियां पड़ेंगी तो हमारे यहाँ आ जाओ। तो बेटा एक बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है जो पेपर में देखने को आपको मिल सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखें बच्चों, देखिए अगला प्रश्न कह रहे हैं व्हाट डज द राइटर से अबाउट द टी फ्रॉम असम, व्हाट डज द राइटर से अबाउट द टी फ्रॉम असम, क्या मतलब है बेटा इसका। कह रहे हैं लेखक असम से चाय के विषय में क्या कहता है, लेखक असम से चाय के विषय में क्या कहता है। तो आंसर देख लेते हैं। कह रहे हैं द राइटर सेज अबाउट द टी फ्रॉम असम, कि जो लेखक होता है वो असम से चाय के विषय में कहता है कि डेट मतलब कि आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, अर्थात कहता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय के बगीचे किस में हैं, असम में हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन लार्जेस्ट कंसंट्रेशन, ध्यान से देखें, पूरी दुनिया में लार्जेस्ट कंसंट्रेशन किस में है, वर्ल्ड मतलब पूरे संसार में, पूरी दुनिया में असम में है। असम में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय के बागान हैं। अगले देखते हैं बेटा। देयर आर इनफ गार्डन टू लास्ट वन ऑफ ए लाइफ टाइम, यहाँ इतने सारे बगीचे हैं कि किसी को देखने में पूरा जीवन लग जाएगा। लास्ट वन ऑफ अ लाइफ टाइम, पूरा जीवन लग जाएगा। ही आल्सो कॉल्ड असम टी कंट्री, इसीलिए असम को एक चाय का देश भी कहा जाता है, इसीलिए असम को एक चाय का देश भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक सबसे बेहतरीन प्रश्न आ चुका है आपके सामने जो कि बहुत ही सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही कैसा है, सिंपल है। तो चलिए देख लेते हैं ये बहुत ही सिंपल कौन सा आएगा, और आप सबने ये चैप्टर बहुत ही अच्छी प्रकार से पढ़ा भी है। देखिए प्रश्न कह रहे हैं व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास्ट टाइम, अर्थात वल्ली का पसंदीदा मनोरंजन क्या था। वल्लीज वाज व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास्ट टाइम, वल्ली का पसंदीदा मनोरंजन क्या था। आंसर देखेंगे वल्लीज फेवरेट पास्ट टाइम वाज स्टैंडिंग इन ए फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस, क्या मतलब है बेटा कि वल्ली का मनपसंद मनोरंजन क्या था, अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर, देखो डोरवे ऑफ हर हाउस, अपने दरवाजे पर स्टैंडिंग मतलब खड़े होकर, वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, देखना, दरवाजे पर खड़े होकर देखना क्या चीज़, बाहर गली में देखना जो हो रहा होता है। अर्थात वल्ली का सबसे ज़्यादा मज़ा वल्ली को तब आता था जब वो अपने दरवाजे पर खड़े होकर
बाहर गलियों में देखती थी कि गली में क्या हो रहा है। इतना सिंपल है बेटा, आसानी से लिख दो, पूरे नंबर आएंगे। चलिए अगले देख लेते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। ये एक प्रश्न है, ये बात ध्यान रखना बेटा, ठीक है। एक प्रश्न है, क्या है समझते हैं। करें व्हाट वाज वल्लीज डीपेस्ट डिजायर। व्हाट वाज वल्ली डीपेस्ट डिजायर, अर्थात वल्ली की सबसे प्रबल इच्छा क्या थी, सबसे मजबूत इच्छा क्या थी। तो आंसर देखते हैं। कह रहे हैं द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्लीज वाज द साइट द बस, अर्थात वल्ली के लिए असीमित आनंद, अनएंडिंग जो कभी खत्म ना हो, वल्ली के लिए सबसे ज़्यादा आनंद का स्रोत एक बस था। क्या था? एक बस। देखो वीओसी बस, बस था। एवरी टाइम हैविंग ए न्यू सेट ऑफ पैसेंजर, अर्थात क्या मतलब है इसका, बस था जो हर समय नए नए यात्री लेकर आती थी। भाई जब अपने गेट पर खड़े होकर देखती थी तो सबसे ज़्यादा उसे अच्छा क्या लगता था, वो बस लगती थी जो उस गली से गुजरती थी, जो नए नए यात्रियों को, नए नए पैसेंजर को हमेशा लेकर आती थी। फिर कह रहे हैं हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर वाइज टू राइड द बस वंस, और उसकी सबसे ज़्यादा अच्छी या प्रबल इच्छा सिर्फ एक थी कि एक बार बस में सवार हो जाएं। उसकी सबसे प्रबल इच्छा क्या थी कि एक बार बस में सवार होने को मिले, यानी उसकी सवारी करने को मिली। यही थी वल्ली की इच्छा। चलिए बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखिए। अच्छा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखें, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कह रहे हैं हाउ डिड वल्ली प्लान हर बस राइड। हाउ डिड वल्ली प्लान हर बस राइड, अर्थात वल्ली ने अपनी बस यात्रा की योजना कैसे बनाई। वल्ली ने अपनी बस यात्रा की योजना कैसे बनाई, तो आंसर देखते हैं बस यात्रा की योजना के लिए। टू प्लान हर बस राइड, टू प्लान हर बस राइड, अर्थात अपनी बस यात्रा के लिए या बस यात्रा में जाने के लिए वल्लीज लिसन टू द conversation of people who regularly used bus and collect information about fares of the bus, timing and time taken to reach the town and return। मतलब क्या है बेटा, अपनी बस यात्रा की योजना बनाने के लिए वल्ली ने उन लोगों की जो रोज बस का प्रयोग करते थे उनकी बातों को सुनी। देखें हु रेगुलरली यूज बस, जो रोजाना बस का प्रयोग करते थे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट, उनसे बस की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी, यानी कि उनकी बातें सुनी थी, उसके किराए के विषय में सुनी था, और समय तथा आने जाने में कितना समय लगता है, टाइमिंग, उसके विषय में भी सुना था, ठीक है। और बहुत सारी उसने सब जानकारी इकट्ठी की थी। सी सेव्ड मनी टू अरेंज बस, उसने क्या किया था, बस के किराए के लिए पैसे बचाए थे। एंड यूज द टाइम बस फॉर बस राइड, किसके लिए, बस पे किराए से बस पे जाने के लिए उसने क्या किया था, टाइम निकाला था, और उसने पैसे भी बचाए थे। वैन हर मदर टुक अ नैप, माता जी के दोपहर सोने के समय का प्रयोग किया उसने, और जब उसकी माता जी दोपहर के लिए सो जाती हैं उसने उसी टाइम का प्रयोग करके उस बस में क्या की थी, यात्रा की थी। चलिए बच्चों बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए बेटा ये भी प्रश्न अनेक बार आया हुआ है और ये एक बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है बेटा, तो इस प्रश्न को भी आप अनदेखा नहीं करेंगे, अच्छे से बेटा देखेंगे। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं वेयर डिड बुद्धा टीच हिज फर्स्ट sermon। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो देख लेते हैं। तो आंसर है द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट sermon एट द सिटी ऑफ बनारस, अर्थात बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म उपदेश बनारस नगरी में दिया था। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेस ऑन द रिवर गंगा, जो कि कहाँ था, जो गंगा नदी के किनारे सबसे पवित्र तट पर दिया था। अर्थात बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश बनारस में गंगा नदी के पवित्र तट पर दिया था। अगले देखते हैं। दैट sermon हैज बीन प्रिजर्व्ड एंड इज गिवन हर, मतलब उस उपदेश को सुरक्षित रखा गया है और यहाँ पर इसे दिया जाता है। उस उपदेश को सुरक्षित रखा गया है और इसे वहाँ पर दिया जाता है। तो अभी आ सकता है कि महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो आंसर क्या लगाओगे, बनारस। कहाँ लगाओगे बेटा, बनारस। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखते हैं अगली। देखिए बेटा अगला प्रश्न जरा ध्यान से देखेंगे। प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों,
वाई वाज कीसा गौतमी सैड। वाई वाज कीसा गौतमी सैड, अर्थात कीसा गौतमी दुखी क्यों थी। कीसा गौतमी दुखी क्यों थी। आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जवाब भी आपके, इस प्रश्न की पूरी हिंदी भी आपके इसमें अच्छे से दे रखी है, तो आप हिंदी पढ़कर भी इसका आसानी से पता लगा सकते हैं। क्या है बेटा आंसर? कह रहे हैं कीसा गौतमी वाज सैड बिकॉज हर ओनली सन हैड डाइड। अर्थात देखो नीचे हिंदी भी दे रखी है बेटा इस प्रश्न की, तो इसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। किसा गौतमी वाज सैड बिकॉज हर ओनली सन हैड डाइड, अर्थात किसा गौतमी इसलिए दुखी थी क्योंकि उसका इकलौता इकलौता बेटा मर चुका था। किसा गौतमी इसलिए दुखी थी क्योंकि उसका इकलौता जो बेटा था वो मर चुका था। सी वाज इन ग्रीफ, ग्रेट ग्रीफ, वह भयंकर दुख में थी। इनर ग्रीफ सी कैरीड हर डेथ चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स आस्किंग देम फॉर मेडिसिन। वह अपने दुख में अपने मृत बच्चे को दवाई दिलाने के लिए अपने सभी पड़ोसियों के पास ले गई थी। तो बेटा ये इसीलिए दुखी थी क्योंकि उनका इकलौता बेटा था वो भी खत्म हो चुका था और उसे एक बीमारी थी और वो अपने बच्चे को दवाई दिलाने के लिए सभी पड़ोसियों के पास ले गई थी। ठीक है बेटा, तो इसकी हिंदी भी है, तो इसे और आसानी से याद किया जा सकता है और बाकी सबकी तो मैं खुद ही बता रहा हूँ। चलिए बेटा देखते हैं नेक्स्ट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी वीडियो का अंतिम प्रश्न था बेटा, और इसी के साथ जो है हमारी ये रोज़ में बेटा शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो का अंत हो गया। और इस वीडियो में बेटा जितने भी प्रश्न कराए हैं बस आप उन सबको ही अच्छी तरह से याद कर लीजिए, और ईश्वर ने चाहा तो इससे कोई भी प्रश्न बेटा बाहर नहीं जाएगा, एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। और इस वीडियो को आप अगर तैयार कर लेते हैं तो आपके पूरे बेटा अप्रोच के शॉर्ट तैयार आसानी से हो जाएंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों को शेयर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।